और मैंने बता दिया कि बीएड अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं क्योंकि ये उनका अधिकार सुरक्षित हो चुका था, लेकिन उनका परीक्षा फल प्रभावित होगा उनके खुद अपने लीगल रिपोर्ट्स को देखते हुए कि वो क्या पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं या नहीं करते हैं, या एनसीटी या राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। और जैसा मैंने भी बताया कि ये निर्णय कि वो पात्र हैं या नहीं पात्र हैं, ये हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करते हैं। उसके पहले हम मान के चलते हैं कि जो भी उन्होंने दावा किया है वो सही है, और हम उसके हिसाब से अपना मेरिट लिस्ट बनाते हैं। लेकिन रिज़ल्ट हम स्वाभाविक है, रिज़ल्ट हम तभी डिक्लेयर करेंगे जब वो पात्र होंगे। अगर वो पात्र नहीं होंगे तो हम उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, और वैसी स्थिति में उनका एक चांस व्यतीत नहीं माना जाएगा। ये तीखी टिप्पणी है कि जब आपके पास में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे डिप्लोमाधारी, तब फिर ये ब्रिज कोर्स करके बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य है। अगर हम यही कहें कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो परीक्षा को स्थगित करने का क्या औचित्य है। तब तो क्या हम ये ये माननीय न्यायालय का मानना नहीं माना जाएगा कि हम जानबूझ करके, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया साफ साफ कि आपके बीएड अभ्यर्थी नहीं एलिजिबल है इसके लिए, तब उनके लिए आपकी प्रतीक्षा रहते हुए आपने डिप्लोमाधारी के अधिकार का क्यों हनन किया। इसलिए हम डिप्लोमाधारी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भागी नहीं बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तीखी टिप्पणी को अपना आधार बनाया है, हम उसी तीखी टिप्पणी के आलोक में ये कहेंगे कि हम परीक्षा को नहीं टालेंगे। हम डिप्लोमाधारी हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं। 3,80,000 से ज़्यादा हमारे डिप्लोमाधारी प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। कई ऐसे बीएड वाले भी हैं जो कि डिप्लोमा भी प्राप्त किए होंगे, लेकिन उन्होंने शायद अपना बीएड ही लिखा होगा। हमारी वैकेंसी से, रिक्ति से 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस तथ्य को, खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस तीखी टिप्पणी के आलोक में, और हम इसको परीक्षा को कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत स्पष्ट बात हो गई, और मैंने बता दिया कि बीएड अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं क्योंकि ये उनका अधिकार सुरक्षित हो चुका था, लेकिन उनका परीक्षा फल प्रभावित होगा उनके खुद अपने लीगल रिपोर्ट्स को देखते हुए कि वो क्या पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं या नहीं करते हैं, या एनसीटी या राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। और जैसा मैंने भी बताया कि ये निर्णय कि वो पात्र हैं या नहीं पात्र हैं, ये हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करते हैं। उसके पहले हम मान के चलते हैं कि जो भी उन्होंने दावा किया है वो सही है, और हम उसके हिसाब से अपना मेरिट लिस्ट बनाते हैं। लेकिन रिज़ल्ट हम स्वाभाविक है, रिज़ल्ट हम तभी डिक्लेयर करेंगे जब वो पात्र होंगे। अगर वो पात्र नहीं होंगे तो हम उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, और वैसी स्थिति में उनका एक चांस व्यतीत नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक ये भी संशय था लोगों के मन में कि अगर हम एग्ज़ाम दे देते हैं और मेरा एक चांस बेकार चला जाएगा, आप मेरा रिज़ल्ट नहीं देंगे। जब हम रिज़ल्ट ही नहीं देंगे तो हम उनका एक चांस भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये तब की स्थिति में है जबकि उनको कोई संशय रहता है, जैसे मुझे भी अभी संशय है कि पात्र हैं कि नहीं है, या क्या वो लीगल रिकॉर्ड्स लेते हैं। लेकिन अगर ये क्लियर अगर हो जाता है और उसके बावजूद जानते बूझते अगर वो अपीयर होते हैं, तब उसको हम उनके चांस को व्यतीत मानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए, जैसे सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए या बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए कोई भी परीक्षा में जो हम अनुमति दे रहे हैं, तो भली भांति जानते हैं कि वो अपना एक चांस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। चाहे वो सीटेट क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो अपने एक चांस को व्यतीत करते हैं, क्योंकि भली भांति वो जानते बूझते वो अपीयर हो रहे हैं।
इसलिए उनका चांस व्यतीत माना जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में, बीएड के मामले में अगर संशय बना रहता है और अगर हम उनका परीक्षा फल नहीं घोषित करते हैं, रोक के रखते हैं, तो उनका चांस भी व्यतीत नहीं माना जाएगा और उनका 3 चांस, हर परीक्षा के लिए 3 चांस सुरक्षित रहेगा। ये तो अब मैंने जो बता दिया, जो आए दिन लोग तरह तरह के अटकलबाजी लगाते हैं और एक तरह से जो अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं वो बेसिकली रक्षा में हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मन अगर विचलित है तो परीक्षा में कैसे पढ़ेंगे, स्वाभाविक है। आए दिन हम लोगों के पास में यह भी एक अनुरोध आते रहा है कि भाई ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है, इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है, तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए। इस पर सरकार का भी अनुरोध है और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। तो जो चूँकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहले से मुद्रित हो चुके हैं, उसमें लिखा हुआ होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने, चूँकि इसी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी हमारे यहाँ भी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इसलिए हमने अभी तक बताया भी नहीं था कि कितना नेगेटिव मार्किंग होगा। तो हमारे कमीशन ने विचारपूर्वक निर्णय लिया है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार की परीक्षा में पूर्वोदाहरण या दृष्टांत नहीं बनने के शर्त पर इसको इस बार के लिए हटाया गया है। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दूसरा, इस बार हम लोगों ने परीक्षा के लिए कई व्यापक व्यवस्था किया है, कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके, इसके लिए हम लोगों ने बहुत व्यापक व्यवस्था किया है, बायोमेट्रिक का भी, कैमरा का भी और ऑब्जर्वर्स का भी। आप सब लोग अवगत हैं कि 1 घंटा पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश बंद हो जाएगा। बहुत बार लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, लोग ये बोलते हैं कि 1 घंटा पहले सेंटर में पहुंचना है। नहीं, 1 घंटा पहले अगर आप सेंटर में पहुंचेंगे तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको 1 घंटा से अधिक, मतलब कि 2.5 घंटा से लेकर के 1 घंटा पहले तक में आपको प्रवेश मिल सकता है। आपको उसी के हिसाब से वहाँ पहुँच जाना है और 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा प्रवेश। और इस बार कैमरा भी लगा रहेगा, गेट पर भी, कक्ष में भी। तो इसलिए इसका कोई उल्लंघन न करे, ये सब कैमरा के नज़र में रहेगा। हम लोगों ने अपनी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से अनसील करना, मतलब कि क्वेश्चन पत्र का जो बॉक्स है वो सीधे पहुंचेगा परीक्षा कक्ष में और अभ्यर्थियों के समक्ष खुलेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि वो बॉक्स जो होगा वो एक ही कक्ष में पहुंच पाएगा और वहाँ से उसके अंदर से सील पैकेट निकलेगा और फिर वो अलग अलग कक्षों में जाएगा। लेकिन जो पहला कक्ष में बॉक्स पहुंचेगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में बॉक्स नहीं जाएगा, सीधे परीक्षा कक्ष में जाएगा और सीधे वहीं पर अनसील्ड होगा। और मैं इस बार बता दूं कि सील किस तरह से होगा ताकि अभ्यर्थी भी जाने, और फिर उसके बाद जब परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों के समक्ष लिफाफे में वो सील्ड होगा और वापस फिर उस बक्से में भी सील्ड होगा। और ये अभ्यर्थियों की जवाबदेही रहेगी कि वो अपने समक्ष सील्ड होकर के जब अंदर चला जाए उसके बाद ही वो परीक्षा कक्ष छोड़ें, क्योंकि बाद में अगर वो कहते हैं कि मेरा OMR शीट गायब हो गया तो उसको हम लोग अनुपस्थित मानेंगे या मानेंगे कि वो अपने ज़बरदस्ती वो अपने जेब में रख के लेके चला गया और वो कदाचार माना जाएगा। इसलिए उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने सामने, उनको ये सुविधा दी जा रही है, वो अपने सामने सील करवा लें लिफाफा में। बाद में ये हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि अगर उनका मिसिंग है तो हम उसको नहीं मानेंगे।
हम उसको बल्कि कदाचार मान करके ये समझेंगे कि वो अपने साथ लेते चले गए हैं। अब देखिए, सील करने का भी एक तरीका है जो कि मैं इस बार बता रहा हूँ, क्योंकि प्रायः लोगों को ये कह सकते हैं कि भाई हमारे सामने तो सील किया, मेरे जाने के बाद फिर से अनसील करके, मतलब कुछ भी बोल सकते तो हैं ही, हो तो सकता ही है। हम लोग भी जैसे जैसे काम करते हैं तो वैसे वैसे हम लोग भी थोड़ा स्मार्ट होते जाते हैं, हम लोग भी सीखते हैं आप लोग से भी। तो सील जो होगा वो इस बार जो बॉक्सेस जो जाएंगे वो प्लास्टिक के, एयरपोर्ट पर जो आप लोग देखते होंगे प्लास्टिक में से रैप रहता है वो रहेगा, लॉक भी सील रहेगा और वो सब वहीं खुलेगा अभ्यर्थियों के समक्ष। रिटर्न जब होगा, मतलब जो एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद, वो बॉक्स में जब वापस लिफाफा सील होकर चला जाएगा तो बॉक्स के ताला लगाया जाएगा, ताला को भी सील किया जाएगा। और सील करने का इस बार विशेष तरीका है, उसको एक जैकेट पहनाया जाएगा और वो जैकेट हम लोग देंगे। अभी क्या होता था कि सेंटर में सेंटर सुपरिटेंडेंट अपना सील लगाते थे, स्वाभाविक अपना सील लगाते थे, तो फिर आपके पीठ पीछे वो अपना सील खोल करके अब फिर से सील कर सकते हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं, करते हो चाहे न करते हो अलग बात है, करने के लिए कर ही सकते हैं। तो उसको भी, उस पॉइंट को भी सील, हम लोग सोचे कि इसको भी, इसमें भी सुधार कर लें और हम लोग अपना सील दे रहे हैं। अपना सील जो हमारा है वो एक जैकेट है, एक लिफाफा है, टैम्पर एविडेंट लिफाफा है, जो कि उस लॉक पर पहना दिया जाएगा और पहना करके जब उसको सील कर दिया जाएगा तो उसके बाद वो बिना फाड़े वो निकल नहीं सकता है, खुल नहीं सकता है। और चूंकि वो सील हम लोग सीमित संख्या में देंगे, जितने लॉक्स हैं उतने ही देंगे, इसलिए बाद में उसको अनसील करके फिर से सील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कैमरा लगा रहेगा हर एक परीक्षा कक्ष में और कंट्रोल रूम में भी। यह कंट्रोल रूम सेंटर पर भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा और यहाँ कमीशन के यहाँ पर बगल वाले कमरे में वहाँ पर भी रहेगा। और उसको हमारे प्रॉक्टर्स उसको चेक करेंगे, पर्याप्त संख्या में प्रॉक्टर्स रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, यहाँ पर भी। और फिर हम लोग इसका एक और कंट्रोल रूम जो वेंडर बनाएंगे वो अपने दिल्ली में भी रखेंगे इसको, ताकि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इसकी सभी वीडियो फुटेज को जो देखेंगे और देख करके अगर कहीं पर भी अगर कोई अनटूवर्ड्स अगर हो रहा है, कदाचार हो रहा है, तो उसकी चिन्हित करके तुरंत उसकी सूचना देंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का यह भी प्रयास है कि जो हमारा कंट्रोल रूम यहाँ का है उसका लाइव वीडियो फुटेज जो है हम लोग स्ट्रीम करने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग घर बैठे भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मीडिया के लोग यहाँ पर कंट्रोल रूम में आकर के अगर देखना चाहें तो वो उस परीक्षा के दिन भी यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम में कैसे क्या चीज़ चल रहा है यहाँ पर। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहेगा। स्वाभाविक है कि सेंटर में यह सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सेंटर में हम मीडिया कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि जो एक लास्ट पॉइंट बच गया, एक ऑब्जर्वर का सिस्टम हम लोग इस बार बना रहे हैं कि कमीशन से ऑब्जर्वर सरकार की मदद से, ऑफ कोर्स सरकार के वरीय पदाधिकारी जो कि सचिव, प्रधान सचिव स्तर के पदाधिकारी रहेंगे, वो प्रत्येक जिला में ऑब्जर्वर के रूप में जाएंगे और देखेंगे। और प्रमंडलीय आयुक्त को भी हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि वो लोग भी ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेंगे अपने अपने क्षेत्र में निर्धारित तिथियों पर। तो मैं समझता हूँ कि मैंने परीक्षा के संचालन के जो मुख्य बिंदु हैं वो आप सब लोगों को बता दिया। इस बार एक और है कि बायोमेट्रिक का जो मैंने बताया कि विशेष ध्यान रखा जाएगा, तो एडमिट कार्ड की वैलिडिटी, अभ्यर्थियों की वैलिडिटी, इम्पर्सनेशन, इन सबों का बड़ा ख्याल रखा गया है। तो हमारा बायोमेट्रिक का भी, ये एडमिट कार्ड का भी हम QR कोड की स्कैनिंग करेंगे और अपने डेटाबेस से मिलान करेंगे और रियल टाइम में यह मिलान हो जाएगा। दूसरा कि कैंडिडेट्स का फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल रिकॉग्निशन भी लिया जाएगा, ताकि कोई इम्पर्सनेशन का मामला न हो। अगर हमारे डेटाबेस से मिसमैच करेगा तो वो भी हम लोग उसको रियल टाइम में पकड़ सकते हैं। ये रिकॉर्ड के रूप में भी रहेगा। और हम लोग अलग से भी ये व्यवस्था कर चुके हैं
कि अब जब कोई अभ्यर्थी सक्सेसफुल होने के बाद जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उसका डॉसियर जो होता है, डॉसियर अभी तक हम लोग हार्ड कॉपी में भेजते थे, अब हम लोग सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सॉफ्ट कॉपी में उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसका जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हमारे पास है वो भी हम भेजेंगे। तो अब अभ्यर्थी नौकरी पाने के बाद भी वो उस बायोमेट्रिक के दायरे में रहेंगे, और अगर नौकरी पा लिए राम कुमार बन करके और श्याम कुमार बन करके वास्तव में फिर नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी किसी भी समय में वो चिन्हित हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे पास और उनके पास भी रहेगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से उसकी वेरीफाई हो जाएगा वो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितना मेहनत आप बायोमेट्रिक सिस्टम को तोड़ने में लगाएंगे, शायद न तोड़ पाएँ, उससे बेहतर है कि उतना समय अपने पठन पाठन पर ध्यान रखें, अच्छे से परीक्षा दें, और अच्छा से कदाचार मुक्त परीक्षा रहेगा तो आपको सही तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा, सही समय पर भी मिलेगा, और सबका उसमें कल्याण होगा।